हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस का नियम क्या होता है इनकी बात की थी, राइट। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आज हम स्टडी करने वाले हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशंस जो भी हैं इनकी हम एक एक करके सारी एप्लीकेशंस कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। हिंदी में आप लोग बोलेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहली जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम निकाल क्या रहे हैं, गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर हम लोग थिन स्फेरिकल शेल मान के चल रहे हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब देखो स्फेरिकल शेल कैसी होती है, इट्स लाइक दिस, है ना। कुछ इसकी रेडियस होती है। अब इन्होंने बोला थिन, थिन तो क्या हम बिल्कुल पतली मानते, तो वो एक सिंपल आप ये बना दो कि ये है थिन स्फेरिकल शेल। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रही, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो चाहे आपको एग्जाम में पूछे कि थिन स्फेरिकल शेल के लिए करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर आपको बोला जाए कि चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, दोनों के लिए आपको सेम चीज़ करनी है। क्योंकि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो अगर वो चार्ज है तो उसका चार्ज कहाँ पर आएगा, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है, उस बॉडी के अंदर तो चार्ज नहीं होगा, कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा। तो अगर चार्ज सिर्फ सरफेस पर है तो वो कैसे होगा, स्फेरिकल शेल, अंदर से तो क्योंकि शेल खाली होती है तो कुछ होगा नहीं उसमें। तो इसलिए ये दोनों चीज़ जो है वो सेम तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। शेल मतलब सिर्फ ये रिंग टाइप, तो इसके ऊपर चार्ज होगा। और स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर वर्ड आ गया, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं हो सकता, ये स्फेरिकल है तो इसके सिर्फ सरफेस पर चार्ज होगा। तो ये हो गया चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर या फिर थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते होता कैसे है। हमने कोई भी स्फेरिकल शेल मान ली, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, मान लो ओ इसका सेंटर है, आर इसकी रेडियस या फिर त्रिज्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिपेंड करता है। मान लेते हैं पहला केस कि जब पॉइंट पी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ना, वो कहाँ पे है, स्फेयर के बाहर है, आउटसाइड द स्फेयर, ओके। तो बाहर कहीं पे है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे ये पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो चलो इसके साथ भिड़ेगा, वैसे कहीं भी ले सकते हो पूरे के ऊपर, पर क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ ले लेते ताकि लाइन यहाँ से खींचने जाए, ठीक है। ये पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग। अब पी पॉइंट से ओ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, ये जो स्फेरिकल शेल है थिन, इसकी रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस खुद बना लेते हैं स्फेरिकल, जो कि जितने जहाँ पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है ना उसके अलॉन्ग बनाएंगे, और सेंटर वही रखेंगे उसका ना, सिमेट्रिक हो कॉन्सेंट्रिक हो, दोनों इस तरीके से, सकेंद्रित समकेंद्रित जो भी हिंदी में होता है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ पी जो है वो कितना आर है, और रेडियस कैपिटल आर हमको पता ही है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ निकालनी है, तो मान लो यहाँ पर हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं ना, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, और इसकी हमने ई वेक्टर लिख दो अगर इसका बताना है पूरा। तो यहाँ पर ई वेक्टर क्या है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पी बिंदु पर, जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके। अब इसका जो ई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस पूरे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ओके। ये क्या चीज़ है, लिख लेना, ये गॉसियन सरफेस है,
ठीक है। अब जब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो कहाँ से निकालना है? इस गॉसियन सरफेस से निकालना है। कहाँ से? ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है वहाँ से आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पूरा लिख लेना ना। अब फ्लक्स क्या पढ़ा था? अब इसके लिए ज़रूरी कि आपने इससे पिछली वाली क्लास देखी हो, तभी आपको फ्लक्स का फॉर्मूला और फ्लक्स क्या होता है जो पता पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैसे डिनोट होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये क्या बता रहा है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कोस थीटा होता है ना, ई डी एस कोस थीटा। अब यहाँ पर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन में क्या होती है? बाहर की तरफ होगी। ओके, और ई वेक्टर भी बाहर है, इसका मतलब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है? सेम डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो इसका मतलब कि यहाँ से निकल के आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। अब जैसा हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो फाई यहाँ से कितना निकल के आएगा? ई तो है ही। और जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है वो कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, राइट। रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर, तो एरिया कितना हो जाएगा स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। उसके सरफेस एरिया हमने लिख दिया है, ठीक है। अब गॉसियन लॉ से हम लगाते हैं। पहले हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको गॉसियन थ्योरम यूज में लेना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज, जो भी सरफेस के अंदर टोटल आवेश या टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड यहाँ पर क्या है? परमिटिविटी है वैक्यूम या फ्री स्पेस की। अब मान लो कि यहाँ पर जो था ना शेल, उस पर चार्ज क्यू है। ओके, ये चीज़ आप पहले ही लिख लेना ऊपर जब आप इस पूरे को, चित्र को, डायग्राम को डिस्क्राइब करोगे तब। तो अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू है एनक्लोज, तो क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, ठीक है। तो इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या लिखेंगे? ये फ्लक्स, दोनों फ्लक्स के ही बता रहे हैं ना, इसका मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के। यहाँ से ई कितना निकल के आ जाएगा? इसको नीचे चला जाएगा, ये भी है ना, ये अकेला रहेगा तो इसके नीचे जाएगा, तो इसको एप्सिलॉन नोट के साथ लिख देती हूँ, आर स्क्वायर अलग लिख दूंगी, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको इधर भेजा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है? क्या होता है ना, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग ये नीचे नीचे लिखना है ना, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, तो कि मैं A4 शीट पे कर रही हूँ, तो इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये किस केस के लिए? जब आर की वैल्यू आर से ज़्यादा है, जो हमारा स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, उससे उसकी रेडियस आर है, तो उसके बाहर कोई पॉइंट हुई तो बाहर वाला पॉइंट दूर होगा ना, तो आर की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी। ओके, तो अब अगर हम इसको देखो, ये चीज़ निकल के आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अब आप मान लो कि आप इसको सिग्मा की फॉर्म में बताना चाहते हो। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल। अब इसमें देखो, आप लोगों ने अगर पहले पढ़ रखा होगा जहाँ पे अपन ने लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज तीनों को बताया था, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है? क्यू। एरिया कितना है? अब यहाँ पर स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल शेल ये है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू कितना निकल के आएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा ना। सिग्मा क्या है? क्यू अपन 4 पाई स्क्वायर। क्यू निकालना है तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। अब इस चीज़ को आप लोग इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, तो पुट क्यू इन इक्वेशन 3। इस क्यू की वैल्यू इसमें रखो, तो ई कितना निकल के आ जाएगा? ये इसमें रखो, चाहे इसमें 4 पाई है ना, तो इस वाली में रख देते, एक ही बात है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर स्क्वायर ये था। अब क्यू की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना निकल के आएगा, ये पूरा क्या बनेगा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओके, किसके लिए, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये क्या केस था, जब पॉइंट बाहर है। अब मान लो कि जो पॉइंट है वो सरफेस पर है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, जब पी पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे। अपनी लैंग्वेज में पूरा लिख देना कि जब पी पॉइंट उसके स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर जो है, कंडक्टर चार्ज स्फेरिकल है, उसके सरफेस पे। तो उस केस में यहाँ पर स्मॉल आर बाहर था। अब सरफेस से स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी ना। तो क्या करेंगे, स्मॉल आर जो है उसको कैपिटल आर रख देंगे इन इक्वेशंस में। तो ये वाली इक्वेशन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप इसको इस वाली फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर होंगे तो दोनों कट जाएंगे ना, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये कहाँ निकल कर आ रहा है, सरफेस के ऊपर। अब मान लो आप थर्ड केस जो है वो सिग्मा की पॉइंट जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो इनसाइड है तो अंदर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कैसी होगी, छोटी होगी ना। यहाँ पर कोई स्फेयर मानना पड़ेगा आपको, इसकी डिस्टेंस फिर आप स्मॉल आर लेकर चलोगे, है ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू अब कैपिटल आर से कम है। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि अंदर तो चार्ज है ही नहीं ना, अंदर चार्ज कितना है, 0, क्योंकि चार्ज कितना है, सारा सरफेस पर है। जब सारा चार्ज इस सरफेस पर है तो चार्ज के अंदर 0 है, चार्ज 0 है तो कौन सा भी फॉर्मूला ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। यहाँ तक समझ में आया। एक बार वापस इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखना, पूरा सॉल्व करना, 2 बार प्रैक्टिस करना तो पूरा ढंग से समझ में आएगा। ओके, और ये इसकी पहली क्या एप्लीकेशन थी, जैसे जैसे हम आगे की एप्लीकेशंस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको सिंपल लगेगी। ओके, तो तीनों केसेस के कंक्लूजन्स हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं कंक्लूजन। पहला तो क्या, ई की वैल्यू क्या थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये किस केस के अंदर था, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रही है। किस केस में, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर यानी बाहर। फिर ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर निकल के आया। ये कब निकल के आया, जब हम लोग सरफेस पर ले रहे हैं। और ये यहाँ पर देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि इनसाइड तो ई इक्वल्स टू क्या, 0 आएगा। यहाँ पे आप लिख देना ना, आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि आर जो है, स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर ज़्यादा है ना कैपिटल आर से, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, स्मॉल आर की वैल्यू आर से ज़्यादा है, आर के लिए जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एक तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल शेल जो है उसकी रेडियस कैपिटल आर कांस्टेंट है, प्लस ये ना मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर 0 है और उसके बाद में वापस कम होगी। तो अगर आपको बोला जाए ना कि इसका कर्व बना के बताओ, तो क्या करोगे आप, ये 0 ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर हम लोग डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल आर लिख देना इसको ढंग से, है ना। तो मान लो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू माइनस आ रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू प्लस आ रहे हैं। तो पहले तो 0 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जब तक वो अंदर है तब तक उसकी वैल्यू 0 है। फिर वो कोई वैल्यू ई मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, वहाँ तक पहुँचता है। फिर क्योंकि जैसे ही सरफेस से आगे क्रॉस होता है स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² से वो कम होता जाएगा, तो इस तरीके से आएगा। सेम इस तरीके से इधर की साइड भी, यहाँ तक तो क्या होगी, 0 होगी अंदर तो पूरे ही, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि इधर ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट था पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, इसको अच्छे से अपने कॉपी में फेयर कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लो, फिर ऊपर का बता देती हूँ, इधर इस डायग्राम के साथ ले लो एक बार। ओके, फिर इधर ये कंक्लूजन के साथ ले लो।
और ये ऊपर वाला किसी ने नहीं लिखा हो तो ये हेडिंग के साथ। ओके, तो आई होप यू गाइज गॉट दिस पॉइंट। कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।